नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का मुद्दा में मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है अविश्वास के तीर, सरकार है गंभीर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र इस बार सिर्फ सवाल जवाब का मंच नहीं है, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का एक अखाड़ा बनने जा रहा है। जी हां, 13 जुलाई से शुरू होकर 17 जुलाई तक चलने वाले इस 5 दिवसीय सत्र में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया। यानी कि सदन में सिर्फ बहस नहीं बल्कि भरोसे की परीक्षा भी होगी। कांग्रेस का यह कहना है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और इसीलिए अब अविश्वास प्रस्ताव जरूरी है। तो क्या सरकार सचमुच बैकफुट पर है या फिर विपक्ष सिर्फ सुर्खियों की राजनीति कर रहा है? आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं और विषय को समझते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र हर साल खाद, बीज, बारिश और किसानों की परेशानियों के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ खेती किसानी तक सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि सत्ता के 2.5 साल पूरे होते ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास का बिगुल फूंक दिया है। 13 से 17 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में विपक्ष सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। खाद बीज की किल्लत, बढ़ते बिजली बिल, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और सुशासन के दावों पर सवाल। यानी विपक्ष ने सरकार के लिए मुद्दों की पूरी चार्जशीट तैयार कर ली है। और सबसे बड़ा हथियार अविश्वास प्रस्ताव। वैसे तो अविश्वास प्रस्ताव आमतौर पर सरकार के आखिरी सालों में आता है, लेकिन यहाँ विपक्ष को इंतजार करना मंजूर नहीं। 2.5 साल में ही सरकार पर फेल होने की मोहर लगाने की तैयारी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बहुत हो गया, 2.5 साल ज्यादा होता है, पूरा हमने अवसर दिया। अब 2.5 साल बाद हम लोग पूरे दल बल सहित विरोध करेंगे, उनके हर उस काम का विरोध करेंगे जो किसानों के प्रति कर रहे हैं, जो खाद नहीं दे रहे हैं, तो हमारे बहनों के साथ जो दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, सबके लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से विधानसभा तक लड़ेगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत साफ कहते हैं कि सरकार को पूरा मौका दिया गया, लेकिन हर मोर्चे पर नाकामी हाथ लगी। इसलिए अब सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अब जब विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो सरकार ने भी अपनी तैयारी कर ली है। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा, विपक्ष को पिच पर उतरने से पहले ही अपने स्कोर का अंदाजा है। यानी सरकार को भरोसा है कि विपक्ष का अविश्वास सिर्फ राजनीतिक अभ्यास बनकर रह जाएगा। ले आए, वो हर सत्र में लाए, उनको अधिकार है अविश्वास प्रस्ताव को लाने का। मैच प्रारंभ होने से पहले उनको रिजल्ट मालूम है, इसके बावजूद भी वो मैच खेलना चाहते हैं तो खेलें। एक तरफ सरकार सदन में 2.5 साल की उपलब्धियों, सुशासन त्योहार और अपनी फ्लैगशिप योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड पेश करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अविश्वास के तीर से सरकार की साख पर निशाना साधने के मूड में है। अब देखना होगा कि सदन में सरकार अपने कामकाज का बचाव ज्यादा मजबूती से करती है या विपक्ष के आरोप जनता के बीच ज्यादा असर छोड़ते हैं। लेकिन इतना तय है कि इस मानसून सत्र में सिर्फ बारिश नहीं, राजनीति की गरज और तंज की बिजली भी जमकर चमकने वाली है। और सदन का ये संग्राम 2028 की सियासत का ट्रेलर साबित हो सकता है। 2.5 साल जो काम सरकार को करने, वो उनका जो फैसला है वो जनता के पास होता है। जनता ये समझती है कि काम अच्छा किया या खराब किया। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि 2.5 साल बहुत होते हैं सरकार को करने के लिए, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। और इस अविश्वास प्रस्ताव ने, चूंकि इसकी चर्चा ने ही माहौल बड़ा गर्मा दिया है, लगातार बयानबाजी आ रही है जो कि हम लगातार देख भी रहे हैं। लेकिन ये मानसून सत्र कितना हंगामेदार होगा, अविश्वास प्रस्ताव क्या टिक पाएगा, ये तो हम जानते हैं, आंकड़ों का गेम वो तो सरकार की तरफ है। लेकिन फिर इसको लाने का औचित्य क्या है, लाने से क्या कुछ बदलने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल ये कि क्या विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव सरकार को परेशान कर पाएगा? सवाल यह भी कि क्या अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश है? और तीसरा और अहम सवाल, मानसून सत्र सरकार के लिए उपलब्धियां गिनाने का भी एक अच्छा मौका है। यानी सरकार भी ये बता सकती कि 2.5 साल में उसने क्या क्या किया है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मानसून सत्र, और इसको लेकर अब हंगामा लगातार दिखाई दे रहा है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और उनका परिचय कराते हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धनंजय सिंह ठाकुर जी, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और शुरुआत में हमेशा की तरह आप इसे करना चाहूंगा, मानसून सत्र जिसको लेकर अब सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसके पहले भी हमने कम हंगामे नहीं देखे। लगातार पक्ष विपक्ष के बीच में तीखे तेवर दिखाई दिए हैं, और हम छत्तीसगढ़ में तो देखते हैं पोस्टर पॉलिटिक्स भी बड़ी लंबे समय से चलती आ रही है। लेकिन मानसून सत्र को लेकर अब क्या आपको लगता है कि जिस तरह की बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है, बड़ा ही हंगामेदार रहने वाला है? निश्चित तौर पर जो विधानसभा का सत्र है वो हंगामेदार होगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने आज ही जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह दी है, उससे निश्चित तौर पर जो विपक्ष का हथियार है, विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका है। तो सरकार को घेरने के मौके की तलाश में थी और ये कोशिश कर रही है, क्योंकि जानती है वो कि संख्या बल में कम है, परंतु मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की कोशिश विपक्ष करेगी। देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा पंचायत है, यहाँ पर अपनी बात रखने का सरकार को भी बड़ा मौका है। सरकार ने 2.5 साल में किस तरह से मोदी की गारंटी में काम किए हैं, जनता नक्सल पे काम किया है, तो सरकार को भी अपना पक्ष रखने के लिए अपनी फैसले जनता के जो हित में लिए गए उसको बताने की कोशिश करेगी। विपक्ष किन किन मुद्दों से लेकर जनता परेशान है, जनता की किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ये सब बताने का मौका विपक्ष को मिलेगा। अब देखना है कि किसका हथियार, कौन प्रभावी तरीके से जनता के मुद्दे को उठा पाते हैं। ये ना हो कि हो हल्ला हंगामा से प्रमुख मुद्दे गायब हो जाएं। लेकिन तिवारी जी, सवाल ये भी उठता है क्योंकि इतिहास गवाह है जी, इतिहास ये गवाह है तिवारी जी कि जो बहुमत वाली सरकारें वो इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव से गिरा नहीं करती, ये इतिहास गवाह है। फिर इसको लाने का औचित्य आपको क्या समझ में आता है? क्या राजनीतिक रणनीति है एक प्रकार से? देखिए, ये रणनीति विधानसभा के मानसून सत्र में इस तरह के विपक्ष लाती है, ये पहले भी परंपरा रही है, कोई नई नहीं है। ये सरकार का हथियार रहता है कि सरकार को घेरने का, कि सरकार कानून व्यवस्था में क्या स्थिति है, महंगाई में क्या स्थिति है, बेरोजगारी में क्या स्थिति है, कानून व्यवस्था में क्या स्थिति है। ये सारे जो मुद्दे बहुत सारे रोज उठ रहे हैं, उन मुद्दों के सहारे विपक्ष जो है सरकार को घेरने का, मंत्रियों को घेरने का, भ्रष्टाचार के जो मुद्दे आ रहे हैं उसको घेरने का एक बड़ा अच्छा मौका है। तो उस मौके की तलाश में थी और इस तरह से प्रस्ताव दिया है। तो निश्चित तौर पर बहस होगी, अच्छी बहस होनी चाहिए, सारगर्भित बातें आनी चाहिए, जो तथ्यजनक बातें आनी चाहिए। ऐसा ना हो आरोप लगाने के लिए ही विधानसभा सत्र हो, ये ना हो, या हंगामा खड़ा करने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए जो एक परंपरा चली आ रही है विधानसभा की, वो ना हो। अच्छी स्वस्थ बहस हो जो छत्तीसगढ़ के हित में हो। छत्तीसगढ़ में बेहद संसाधनों से भरा छत्तीसगढ़ है, जो नक्सलवाद खत्म हुआ है, एक बड़ा अवसर है, उसका रोड मैप सरकार को बताना चाहिए और रोड मैप को बताने का सरकार को अवसर भी रहेगा। देखिए, बस्तर और सरगुजा जो है, जहां अब नक्सलवाद के खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश की निगाह है कि अब वहां पर किस तरह के विकास होगा, किस तरह के रोड मैप सरकार के पास है। जनता जो है, गरीब जनता वहां की है, वो लंगोटीधारी है, उसके जीवन में परिवर्तन किस तरह आ सकता है। तो ये सारे चीजों को खुलासा और सारे चीजों पर बहस, अच्छे स्वस्थ बहस हो, ताकि यहाँ पर एक, देखिए, विपक्ष का काम है, वो विपक्ष को विधानसभा सत्र में इस तरह का मुद्दा उठाने का, मुद्दा रखने जी, ये बहुत खास बात हो जाती है। मगर और जिस तरह की तैयारियां दिखाई दे रही वो तो यही बता रही है। और आपने सही कहा तिवारी जी, क्योंकि मुद्दे कम नहीं है, कांग्रेस के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। 2.5 साल में बहुत सारे मुद्दे आए हैं। अब उन मुद्दों को किस तरह से उठाती है कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। धनंजय जी, मैं आपका रुख करूंगा। ये मानसून सत्र को हंगामेदार बनाने की आपने बड़ी तैयारी कर रखी है और चर्चाएं तो उसकी भी है, लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है, आरोप ये
खेल का रिजल्ट तो आपको पता ही है, फिर आप खेल में उतरने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? देखिए ललित जी, सबसे पहली बात तो आप जो कह रहे हैं कि मानसून सत्र को हंगामेदार बनाने की तैयारी, मुझे लगता है सदन के गरिमा के खिलाफ है। उसको सदन जो होता है वहाँ विपक्ष अपने जनता के प्रति उत्तरदायित्व को निभाता है, जनता के जो समस्याएं उसको रखता है, और हंगामेदार कहना कहीं ना कहीं सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाना, ऐसा मुझे लगता है। ठीक। बाकी आप विद्वान व्यक्ति हैं। कांग्रेस पार्टी 2.5 साल की सरकार की नाकामी को, जिससे हर वर्ग की समस्या है, क्योंकि हंगामा, हाँ तिवारी जी, जो वास्तविक मुद्दे से हटकर हंगामा विपक्ष में खड़ा करते हैं, तभी ये हंगामा बहस होते तो बोल रहे हैं बहस हो, क्योंकि ये चलन हो गया है। सरकार किसी की भी रहे, वो इस तरह के हंगामा खड़ा करना, एक ज्यादा मकसद सुर्खियां बटोरना, बहिर्गमन होना, ये एक परंपरा है, मगर उसका दुरुपयोग ना हो। उस स्वस्थ मंच है, बड़ा मंच है, यहाँ सारे लोग अपनी बात जनता के बीच रखें, ये सबकी मंशा है। परंतु इसके विपरीत हम देखेंगे, बड़ी चिंताजनक बात है कि हंगामा ज्यादा खड़ा होता है। धनंजय जी, बहुत सारे मुद्दों पर हंगामा हुआ है। हंगामा हो सकता है कि इसकी जगह हम स्वस्थ बहस की बात भी कर सकते हैं। मेरी बात को ठीक है, सुनिए ना ललित जी, अभी सदन शुरू नहीं हुआ है, सदन शुरू नहीं हुआ है, और विपक्ष के जो अभी अविश्वास प्रस्ताव आया है उसके खिलाफ आप लोग बात करना शुरू कर दिए हंगामेदार करके। नहीं सर, वो सवाल ये नहीं सर, सवाल ये नहीं आप लाएंगे, आप उसको अभी से हंगामा, सदन हुआ नहीं, सुन नहीं, मेरी बात सुनिए। आप तो सर आपकी बात मान ली, आपकी बात मान ली, सवाल उठाएंगे आप, हंगामेदार बोल के मान ली सर आपकी बात, आपको शब्दों पे आपत्ति है, जनता की आवाज को दबा रहे हैं, सर शब्दों पे आपत्ति है आपकी, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं दबाने की क्यों कोशिश सर, आप यहाँ पर बैठे हुए धनंजय जी, ये बात ठीक नहीं है। अब हर बार पत्रकारों पर आरोप लगा देंगे, ठीक नहीं है। नहीं, कोई डाइवर्ट नहीं, आपसे एक एक मुद्दे पर बात करूंगा, आप मुद्दों की बात कीजिएगा ना। हंगामेदार का मतलब आप ही हंगामा करेंगे जरूरी नहीं है, सरकार भी हंगामा कर सकती है। सर सुनिए, विपक्ष ही हंगामा करेगा नहीं, आप पहले बात तो सुनिए, बात तो सुन लीजिए धनंजय जी, बात तो सुनिए। स्वस्थ बहस का मतलब है हंगामा आप ही करेंगे ऐसा तो नहीं है, आप ही हंगामा करेंगे ऐसा नहीं है, सरकार भी हंगामा कर सकती है, हंगामा सरकार भी कर सकती है, सर सरकार भी हंगामा कर सकती है, केवल विपक्ष पे आरोप नहीं है, विपक्ष पर आरोप नहीं है सर। तैयार कर दिया, चलिए ठीक है, आप मुद्दे पे आ जाते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं, तो गलत बात है ना। आप देखिए पहली लाइन पर आप कोई सवाल उठाना शुरू कर देंगे तो फिर आगे कैसे बहस बढ़ेगी। आपकी बात की आपत्ति मैंने स्वीकार कर ली मैंने कहा कि केवल विपक्ष नहीं, सरकार भी हमला करती, सरकार भी हंगामा कर सकती है, पत्रकार महोदय भी कर रहे हैं हंगामेदार। हंगामेदार का वो मीनिंग नहीं है सर, वही है, फिर वही डाइवर्ट होता है ना सर, आपकी बात वही डाइवर्ट हो रहा है। मैं रामवत और तिवारी जी की बातों का भी जवाब दे रहा हूँ। ठीक है सर, वहीं तो डाइवर्ट हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ इतने मुद्दे, मेरा एक सवाल सुन लीजिए धनंजय जी, सवाल बस एक बार सुन लीजिए, तो वो इधर उधर हो जाएगा। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है सर। मैं ये कहना चाहता था धनंजय जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये खेल का रिजल्ट आपको पता है, अविश्वास प्रस्ताव आप ला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका क्या औचित्य रहता है जब आपको ये पता है कि वो बहुत मतलब संख्या बल में वो उनकी संख्या पर्याप्त है, वो टिकेगा नहीं, ये आप भी जानते हैं, बखूबी जानते हैं। मतलब इसका कोई मतलब या कुछ आप जनता के सामने कुछ पेश करने या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानना चाहता था। भाई हमारे पास संख्या कम है बोल के ठीक, हम किसानों के खाद्य संकट पर बोलना बंद कर दें? हमारे पास संख्या कम है बोल के यहाँ पे जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी उस पर बोलना बंद कर दे? हमारे पास संख्या कम है बोल के यहाँ महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उस पर बोलना बंद कर दे? हमारे पास संख्या कम है बोल के क्या हसदेव तमनार के जंगल जो विष्णु शाह जी कटवारी उसे बोलना हम बंद कर दे? क्या सदन में हम उस चीजों को नहीं उठा सकते? हमारे पास ढेर सारे मुद्दे हैं और इस प्रदेश के हर वर्ग के मुद्दे हैं, उसमें पत्रकारों के साथ हो रहे अत्याचार भी शामिल है, कई पत्रकारों के साथ जो घटनाएं यहाँ पर हो रही है वो भी शामिल है, किसानों को खाद्य संकट डीजल संकट से जूझना पड़ रहा है वो शामिल है। आज ही जिस प्रकार से बिजली के दर में बढ़ोतरी की गई है, स्मार्ट मीटर से जो अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, बिजली कटौती बड़ी समस्या है, ये जनता का मुद्दा है। जहां यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, 171 दिन से डीएड का अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं कि उनको कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार जो उनको नियुक्ति नहीं कर पा रही है। यहाँ पे जो कर्जा पे कर्जा लिया जा रहा है और यहाँ पे जनता के हित के कोई काम नहीं हो पा रहे हैं।
अब महिला एवं आंगनबाड़ी जो विकास मंत्री है उसके क्षेत्र में जिस प्रकार से अभी कन्या विवाह योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, जो मंगलसूत्र छीना गया, असली को डुप्लीकेट थमाया गया है, साड़ी छोटी दी गई है, डुप्लीकेट सामान किए जा रहे हैं, अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं, अभी रिपोर्ट आया कि 60% से ज्यादा मरीजों की मौत जो हो रही है उसकी मुख्य वजह अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी है। स्कूलों की दुर्दशा आपके सामने छुपा नहीं, कई बार आपने इसमें डिबेट करवाया है, रोजगार के गंभीर संकट है। तो ये सारे मुद्दे को लेकर, और सबसे बड़ी बात इस सरकार का विश्वास, सरकार ने विश्वास खो चुका है इस वर्ग में। किसी से आप पूछ लीजिए, किसी भी वर्ग से आप पूछेंगे सरकार के कामों को तो बोलेंगे सरकार किसी प्रकार से काम नहीं कर रही है। और अभी तो खबरें भी उड़ी कि 13 मंत्रियों को एक साथ बदला जाएगा, तो भाजपा को भी सरकार पर भरोसा नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा रहा है उसमें जनता के मुद्दों की चर्चा होगी, और हमें पूरा विश्वास है जो छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो चाहे कांग्रेस के विधायक हो, जो जन समस्याओं को समझ रहे हैं, वो स्वाभाविक बात है वहां पे सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। सरकार खिलाफ अगर भाजपा के विधायक है तो उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि उनको अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को जवाब देना है। और हम विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो उसमें एक एक चीजों में साथ गर्भित चर्चा होगी। आप बोलेंगे तो देखिएगा आपके चैनल फिर हम दोबारा डिबेट करेंगे। हमारे पास मुद्दे ढेर हैं, सरकार के पास जवाब नहीं है, और सरकार जवाब देने से भागेगी, इसलिए सत्र को छोटा रखा गया है। सत्र को आपने छोटा रखा है, आप मुद्दों से भाग रहे हैं। बड़े बड़े मुद्दे कांग्रेस के पास मौजूद है, जिनमें किसान, युवा, आम जनता, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो सरकार पर अटैक करने की रणनीति बता रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। आप किस तरह से, किस आधार पर इसको खारिज करेंगे? षष्ठम विधानसभा के और दशम सत्र में जो पावर सत्र होगा, मानसून सत्र होगा, आप सबका स्वागत रहेगा। विपक्ष की कोशिश रहती कि सदन से सड़क तक के लड़ाई लड़े, सड़क पर तो कांग्रेस दिखलाई नहीं पड़ती। सदन में हमारी शुभकामनाएं वो पत्रकारों से भी लड़ लेते सर, करते मेरे मित्र धनंजय जी। जी नहीं, मैं आपको बता आपको भी कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन जो जिस पर नहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो प्रश्नोत्तर होंगे, शासकीय कार्य होंगे, अशासकीय कार्य होंगे, वित्तीय कार्य होंगे, और 2.5 साल का रिपोर्ट कार्ड को लेकर कांग्रेस आएगी, बिल्कुल स्वागत है, आ जाए मैदान पर। हर बिंदु पर, हर सवाल पर, चाहे शहरों का उन्नयन हो, ग्रामीण विकास की उन्नयन की बातें हो, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार में जो ये प्रदेश चरमरा गया था पिछले 5 वर्षों में, उसके उन्नयन की बात हो, सरकार हर तथ्य के साथ जवाब देने को, जवाबदेही के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार की जवाबदेही तय होती है, बिल्कुल तैयार है। और अविश्वास प्रस्ताव हम भी लाए थे जब हमारे मात्र 14 विधायक थे, ठीक है, उनका अधिकार है, लेकिन किस मुंह से लाएंगे जिस कांग्रेस के लोग अपनी वित्तीय संसाधनों को लूट रहे थे शराब घोटाले के माध्यम से। तमाम जो मामले थे उसमें जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार के लोग आज भी छापेमारी में पकड़ा रहे हैं, जो जेलों में बंद है जो अधिकारी, तो ये बिल्कुल ये जनता के लिए भी बड़ी उत्सुकता होगी कि ये सत्र में, जिसमें छोटा कह रहे हैं हमारे मित्र, तो मुझे याद है 2 दिन का सत्र भूपेश बघेल जी बुलवाते थे और उसके बाद कहते थे चरणदास महंत जी कि सदन में होता कुछ नहीं है तो बहिर्गमन होता है, तो इससे अच्छा है कि हम सत्र को छोटा कर दें और बाकी शासकीय कार्यों में लग जाए। जबकि आदरणीय राम अवतार तिवारी जी ने कहा कि जो मध्य प्रदेश जब संयुक्त हुआ करता था तो उसमें सदन की गौरवशाली परंपराएं हुआ करती थी, उन परंपराओं में पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करती थी, उसमें गंभीर बहस होते थे। मुझे याद है आज जब आर्थिक नीति को लेके कांग्रेस चिल्ला रही है, बहुत विश्वमन कर रही है, तो वही आर्थिक नीति पर भी इस मध्य प्रदेश में डंकल प्रस्ताव पर बहुत गंभीर बहस हुआ करते थे, और उस बहस के बाद बहुत सारी जो गाइडलाइन तय हुआ करता था, पक्ष विपक्ष मिलकर उस पर चर्चा करते थे। आज विपक्ष में क्या हो रहा है? तो बिल्कुल आपने जो प्रश्न पूछा, मैं बिल्कुल से स्वाभाविक रूप से मैं आपके साथ हूं कि सदन में अगर बहिर्गमन कर दिए, बॉयकॉट कर दिए और एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाकर खत्म कर दिए, तो सदन की जो परंपरा है, जो नव आगंतुक जो होनहार है, जो कल विधायक बनेंगे, तो उनको तो लगेगा कि ये कैसा विधानसभा है जहां केवल चिल्लाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो सदन की एक गौरवमयी परंपरा है, एक शालीनता है जिसमें गंभीर बहस होती है। आपको ध्यान होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी और नेहरू जी के बीच में शानदार बहस होता था, जिसे आज भी लोग यूट्यूब पर देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में बाल कवि बैरागी जी बहस करते थे, उसका जवाब देते थे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, और कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी। स्वस्थ बहस तो वही ना कि अगर विपक्ष मुद्दों को उठाया, उसका सार गर्भित तरीके से जो है सत्ता पक्ष उसका जवाब दे, विपक्ष का धर्म मुंह ना मोड़े, अपना धर्म निभाए, ये भी तो स्वस्थ बहस है ना। बिल्कुल। मैं
वही तो मैं कह रहा हूं, डॉक्टर रमन सिंह ने सत्ता पक्ष के विधायक को डांटा अपने ही दल के कि आपने होमवर्क करके प्रश्न आप नहीं पूछ रहे हो। मंत्री को डांटा कि आपका जवाब पूरा नहीं है और कल दोबारा ये होमवर्क करके और जवाब दीजिए। वही तो आनंद है लोकतंत्र का, नहीं तो ये तो तानाशाही होती। आज जो ये सत्र बुलाया जा रहा है उससे देखिए बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। जब किसी विभाग की, अगर जैसे धनंजय जी कह रहे थे बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को जब आप सामने लाएंगे, दोषारोपण होगा, विधानसभा में प्रश्न जब पूछा जाता है, बड़े बड़े विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों के पसीने छूटते हैं कि जवाब क्या तैयार करें, और विपक्ष उसे घेरता है। तो देखिए यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। और अगर मैंने कहा कि कांग्रेस सड़क पर तो आ नहीं रही, तो सदन पे बिल्कुल गंभीरता के साथ सवाल पूछे, खींचे कि क्या हो रहा है इस प्रदेश में, तो हम तो स्वागत करते। देश के ऊपर भी आज अगर होमरूज स्ट्रीट की लड़ाई खत्म हो रही है तो विभिन्न देशों में जो छोटे छोटे सदनों में बातचीत हुई है उसका ही परिणाम है कि अमेरिका दबाव में आया, इराक को भी दबाव आया। तो देखिए बहस तो होनी चाहिए, धीर गंभीर शानदार बहस होनी चाहिए। ठीक है सर, धनंजय जी वो कह रहे हैं कि धीर गंभीर और शानदार बहस होगी, सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। क्या विपक्ष के तौर पर आपको लग रहा है कि ये स्वस्थ बहस हो पाएगी? मैं फिर कहूंगा कि हंगामेदार न हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? हंगामेदार होगी नहीं, लेकिन अगर बदल जाए, सत्ता पक्ष की तरफ से वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से हम तमाम जो सवाल है उनके जवाब विपक्ष को देंगे। देखिए अभी बहुत अच्छा सत्संग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपने तकरीर किया, सुन लीजिए ना, सब खराब है लेकिन सरकारें हमारी आ रही लगातार हर प्रदेश में। सुन लीजिए ना, सत्संग अच्छा कर रहे थे, सलाह दे रहे थे विपक्ष को। नरेंद्र मोदी जी की सलाह क्यों नहीं देते? इन्होंने खुद कहा ना कि नेहरू जी और अटल जी में स्वस्थ चर्चा होती थी सदन के भीतर में। आपने 12 साल में नरेंद्र मोदी जी को चर्चा करते देखा है? बिल्कुल जवाब देते हैं, जवाब नहीं रहती है। और अभी के सत्र में देखिए, अभी जो सत्र चला उसमें अभिभाषण देना था, राष्ट्रपति अभिभाषण में जवाब, नरेंद्र मोदी जी सदन में नहीं गए, राज्यसभा में जाकर जवाब दिए हैं। इतना डर किस बात का? सवालों के जवाब देने से क्यों भागते हैं नरेंद्र मोदी? कोई नहीं डरता। सुन लीजिए ना, आप छत्तीसगढ़ सदन पर बात करिए। स्वास्थ्य चर्चा की बात कर रहे थे, जवाब दे रहे हो तो इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं ना, सत्संग करेंगे। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। धनंजय जी इसको मैं हंगामा बोलूं कि नहीं बोलूं? धनंजय जी इसको मैं हंगामा बोलूं कि नहीं बोलूं? ये तो कर रहा है हंगामा। मैंने वही कहा ना कि हंगामा तो कहीं से भी हो सकता है, जनता से है ना। हंगामा तो सत्ता पक्ष भी कर सकता है। अभी तो टीवी में हो रहा है। हाँ वही मैं कह रहा हूं, कहीं से भी हो सकता है। मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत हाल बदलनी चाहिए। मकसद जनता की आवाज को दबाना है। सुन लीजिए, तो देश ने देखा है ना, नेहरू जी और अटल जी की चर्चा कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, पर नरेंद्र मोदी जी को ना नेहरू जी का ख्याल है ना अटल जी का सम्मान है। बिल्कुल सबका सम्मान है ना, इसीलिए सदन छोड़ के भाग जाते हैं। जब सदन चलता है विश्वास, सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए ना, आप यहाँ पे सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, आपके नेता क्या वहां सहयोग करेंगे? ये तो आपका चरित्र है, तो भाग जाते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में देखा है, सवाल लगाने के बाद जवाब देने के लिए मंत्री उपस्थित नहीं रहता है जब वहां जवाब पूछा जाता है। गृह विभाग के मंत्री का जवाब कोई दूसरा विभाग के मंत्री देता है, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री का जवाब कोई तीसरा विभाग के मंत्री देता है, आबकारी विभाग के मंत्री जब, ये स्थिति है। नहीं, ये सदन से पूछा जाता है। सुन लीजिए ना, नेता प्रतिपक्ष और सदन के असंधि से पूछा जाता है। संसदीय व्यवस्था की बात, अरे जवाब तो विभाग के मंत्री देगा। अरे भाई मान लीजिए मंत्री नहीं है, अरे मंत्री क्यों नहीं रहेंगे सदन में? अरे सदन में क्यों नहीं रहेंगे मंत्री? अरे कोई आपात स्थिति आ गई, आपात स्थिति आ गई, क्या का जवाब क्यों देते थे? अब आपकी बात कह दूं, आपके ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, समय मेरे पास कम है, समय मेरे पास कम है, मैं राम तिवारी के पास जाना चाहूंगा। तिवारी जी ठीक है सर, समय कम है। अब इसी से अंदाजा लग रहा है कि अंदर क्या कुछ होने वाला है, अंदर क्या कुछ होने वाला है, इससे अंदाजा लग रहा है। ठीक है, आपने सही बात की। तिवारी जी एक आखिरी सवाल, ये मैं पूछना चाहूंगा कि ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है, इस पर अच्छी एक स्वस्थ बहस देखने को मिलेगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। सरकार भी भागेगी नहीं उन सवालों से जो विपक्ष पूछेगा, और जैसे कि धनंजय जी भी कह रहे हैं कि हम पूछते किसी से, जवाब कोई और देता है, वैसी स्थिति भी नहीं बनेगी। और अगर ऐसी बनती भी है तो धनंजय जी के पास, यानी कि उनकी पार्टी के पास एक ऑप्शन रहेगा, वो जनता के बीच में जाके कह सकती है तमाम बातें। बहरहाल मैं तिवारी जी आपसे जानना चाहूंगा, अविश्वास प्रस्ताव आएगा, किसको फायदा ज्यादा, विपक्ष को या सरकार को ज्यादा? सरकार गिरेगी नहीं, ये तो हमको दिखाई दे रहा है। धनंजय जी खुद भी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अपने मुद्दों को उठाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष को छाया सरकार के तरह माना जाता है विधानसभा में। तो विधानसभा में एक बड़ा अवसर है विपक्ष को कि वो सरकार किस तरह काम कर रही है उसको उजागर करे।
तो एक अवसर दिया जा रहा है। ये अवसर रहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकारें चल रही है उस सरकार में जो कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं, उसको उजागर करने का सही मंच है, बड़ा मंच है और अच्छा मंच है। इसका उपयोग अगर सही तरीके से करेंगे तो कई खामियां दिखेंगी और कई खामियां है भी। उन खामियों को सही जगह उजागर करने से सरकार को भी सतर्क होगी। तो सरकार इस विधानसभा से जो सवाल आएंगे उस सवाल से प्रशासन सक्रिय होगा, जो तथ्य सामने आएंगे तो सरकार भी सोचेगी कि ये गड़बड़ियां उजागर हो रही है, इसको ठीक कैसे किया जाता है। तो ये व्यवस्था जो है, संसदीय व्यवस्था का बेहतर तरीके से जनता के हित में, जनता के मुद्दे जो जिस तरह से उठाए जा सकते हैं, जो सरोकार है, जो लोग अभी परेशान हैं तो परेशान है, जैसा विपक्ष का कहना है कि बहुत सारे मुद्दे, इन मुद्दों को उठाने के लिए अवसर है। हालांकि सत्र छोटा है, वास्तविक में धीरे धीरे सत्र छोटा हर जगह हो रहा है, चाहे लोकसभा, विधानसभा, तो वो सारी सरकारों बीजेपी में आरोप लगाती है बहस कि का जो बड़ा होना चाहिए भी कम तो छोटा हो रहा है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तक सीमित हो जाती है। बिल्कुल तिवारी जी, आपने सही कहा, सत्र छोटा हो या बड़ा हो, विपक्ष के पास मुद्दे उठाने के लिए, आवाज उठाने के लिए भरपूर समय होगा। विपक्ष किस तरह से उन मुद्दों को उठाता है, और बात यह है कि वहां जो मुद्दे उठते हैं वो जनता के दिलों तक पहुंचते हैं क्या, ये बड़ा सवाल है। इसलिए मैं जाते जाते कहूंगा कि सदन में फिर सियासत के नए आयाम दिखाई दिए देंगे और इल्जामों के तीर चलेंगे और जवाब भी मिलेंगे। फैसला आंकड़ों से होगा या फिर नारों की गूंज से, जिसकी चर्चा हम कहते हैं कि हंगामे, जिसके ऊपर आपत्ति धनंजय जी ने उठाई, ये तो वक्त बताएगा कौन कितने पानी में है। क्योंकि अंधविश्वास की आंधी या विश्वास की दीवार ये जनता देख रही है सब कुछ, क्योंकि असली फैसला तो जनता करती है, उसी का इंतजार सबको रहेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। राजीव जी आपका भी, धनंजय जी आपका भी, तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।